हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये विजन की 25 एंड 26 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू एंटर इनटू द फोर्स। तो गाइस अभी क्या है, देखो गाइस, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो गाइस एक ट्रीटी थी, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इस ट्रीटी के अंडर क्या था कि अगर इस ट्रीटी को 50 नेशंस ने क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया, उसके बाद क्या है, ये ट्रीटी फोर्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ऐसा ही हुआ है। अभी क्या रिसेंटली क्या होंडुरास ने 50th कंट्री बन चुकी है जिसने इस अकॉर्ड को रेटिफाई कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब ये ट्रीटी क्या फोर्सेबल हो जाएगी, विच वॉज द मिनिमम नीडेड टू एंटर इनटू द फोर्स एज द इंटरनेशनल लॉ। इसका मानना ये था कि जब भी 50th जो भी नेशन है इसको रेटिफाई कर देगा, उसके विद इन 90 डेज में क्या हो जाएगी, ये फोर्स में आ जाएगी। अर्लियर इससे पहले क्या यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, इन्होंने क्या किया था, इस ट्रीटी में जो निगोसिएशंस हुई थी, जो भी बातचीत हुई थी, डिस्कशंस हुई थी, उन्हें बॉयकट किया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप में ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने भी क्या हुआ है, इसको बॉयकट किया हुआ है। देखो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आपको पता है कितनी ज़्यादा कमिटमेंट्स चलती है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके। तो इंडिया ने ये कह के बॉयकट किया था कि इस ट्रीटी कहीं भी ये नहीं बता रही कि हमें यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट करना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ लेते हैं, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन। देखो, जो ये ट्रीटी है यूएन में अडॉप्ट की थी 2017 में, और ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी नेशन जो इसको रेटिफाई करता है वो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करता है और उसको टोटल एलिमिनेशन आपको करना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, काफ़ी प्रोहिबिशंस की क्या क्या आपको नहीं करना, उसका पूरा रूल बुक है। पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज, आप किसी भी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ना ही आपको किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप करना है, ना टेस्ट करना है, ना प्रोड्यूस करना है। एक्वायर, पोजेस, स्टॉक पाइल, मतलब कि उसका स्टॉक आपको प्लोरिफिकेशन ये कुछ नहीं करना है। ट्रीटी करते हुए कोई भी जो स्टेट इस ट्रीटी में एंटर करता है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द यूज और टेस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। सिग्निफिकेंस है, देखो सबसे पहले देखो इन ट्रीटीज़ का एम क्या है। हमने एक दिन पहले ही पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज़ है जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड आई हुई हैं। देखो, इनका एम यही है ताकि हम इनके प्रोलिफरेशन या इनके यूज़ को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। जो भी हमारे मतलब कि नेशन में जो सिक्योरिटी डिलेमा है उसको हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, उसको एड्रेस कर सकें। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ स्टिग्मा टू द स्टिक पिलिंग एंड द यूज़, ताकि हम एक बिहेवियरल चेंज लेके आ सकें, जाकि जिन कंट्रीज ने इसे साइन ना किया वो भी इसे साइन करें। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब देखो, आप खुद सोच सकते हो इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि इंडिया को खतरा है अपने पड़ोसियों से, पाकिस्तान से, चाइना से। ठीक है, तो कुछ हमारे में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इस वजह से क्या है, कुछ नेशंस हैं जिन्होंने ये साइन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब यूएसए ने क्यों नहीं साइन किया, वो अपनी हेजमनी बनाना चाहता है। ठीक है, उसे लगता है भी अगर मैंने कल को न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दिया तो कोई भी मेरे पे हमला कर सकता है। ठीक है, सो देयर आर मैनी नेशन जिनकी अपनी अपनी थिंकिंग है जो इस ट्रीटी को रेटिफाई क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल बट अंडर द सीवियर प्रेशर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये हमारी आ जाएगी GS3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। इससे पहले हमने एक बार न्यूज़ करी थी कि IIT मद्रास, पता नहीं IIT खड़गपुर ने क्या है, एक सुपर कंडक्टर क्या है, मटेरियल बनाया था। तो अभी क्या रिसर्चर्स ने एक न्यू मटेरियल बनाया है, किस किस से बनाया है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, जिसे हम कार्बोनेशन सल्फर हाइड्राइड भी बोलते हैं। ये सुपर कंडक्टिविटी शो करे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसमें ये बताया गया, नो डाउट ये रूम टेम्परेचर मतलब कि नियरली मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन के लिए क्या है, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब कि इट रिक्वायर्स अल्ट्रा हाई प्रेशर ऑफ अबाउट नियर अबाउट 2 मिलियन एटमॉस्फेयर अगर उसको सुपर कंडक्टिविटी शो करनी है, जो कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ऑफ कोर्स सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इजीली के करंट को फ्लो करते हैं विदाउट एनी एनर्जी लो। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड कर देता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये अगर देखो आपको डिफरेंट शब्द देखने को मिला है, मीजर इफेक्ट क्या है, तो आप इसको अलग से लिख सकते हो कि मीजर इफेक्ट क्या होता है, व्हेन सुपर कंडक्टर विल एक्सक्लूड मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मीजर इफेक्ट। देखो अभी क्या है, अभी तक क्या जो सुपर कंडक्टिविटी आप कहाँ पे अचीव कर सकते हो, बहुत ही कम टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, इवन द बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस में आप सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकते हो। लेकिन फिर क्या है, वो कमर्शियली यूज़ के लिए क्या है, वो मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब आप उसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें अभी क्या दिक्कत आ रही है, वो काफ़ी हाई प्रेशर उसके लिए ज़रूरत है। अब इस मटेरियल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो,
एनर्जी स्टोरेज में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कुछ कन्वेंशनल बैटरीज होती हैं वो क्या है ओवर द टाइम डिग्रेड हो जाती है। जैसे आप देखो आप इन्वर्टर में भी जो बैटरीज लगाती हो उनकी लाइफ मिनिमम क्या है 2 या 3 मतलब मैक्सिमम कितनी है 2 या 3 ईयर्स होती है। तो जो कन्वेंशनल बैटरीज होती हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं ओवर द टाइम। तो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं इनमें क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होता है इसलिए क्या है ये पावर को स्टोर कर सकते हैं। इसको आप ट्रेन्स में यूज़ कर सकते हो एज अ मैग्नेटिक लेविशन ट्रेन। पावर ट्रांसमिशन के करंटली क्या देखो जब इलेक्ट्रिसिटी जब आपको ट्रांसमिट होती है थ्रू द डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस तो काफ़ी एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करें तो वहाँ पे क्या जो एनर्जी लॉस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके अलावा क्या सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेज है। इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ वीकेस्ट है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर या पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यूज़ बढ़ते हैं हम अपनी आरबीआई डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम सीज फ्यू टेकर्स इन कॉर्पोरेट वर्क बैंक्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 किसमें आएगी इकोनॉमिक सेक्शन में। तो गाइस हमने काफ़ी दिन पहले भी पढ़ा था कि आरबीआई क्या कर रही है जो लोन्स है उनको रीस्ट्रक्चर कर रही है। अब लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है देखो सपोज करो मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हुए हैं ठीक है। अब इसकी मतलब कि जैसे ए है इसने बी से 100 रुपये उधार इसको दिए हुए हैं ठीक है। अब यार बी को भी डर एक सेकेंड बी को क्या है कि वो अभी इसी पोजीशन में नहीं है कि वो इसके 100 रुपये वापस कर सके। इसने बोला था कि ठीक है तो मुझे 1 महीने में मुझे 100 रुपये मेरे वापस दे दी। लेकिन अभी क्या है बी की खुद अभी मतलब कि खस्ता हालत हो रखी है कि वो उसको 100 रुपये नहीं दे पाएगा। अब ए को भी डर है कि यार ये मेरे 100 रुपये मर ना जाए। तो अभी क्या है ये दोनों क्या कर सकते हैं ए क्या है रीस्ट्रक्चर कर देगा मतलब कि अपने 100 रुपये बचे भी रहें और ये भी इसको भी है कि चल यार मेरी इज्जत भी बचे रहे मैं अपना 100 रुपये दे दूँ ठीक है। तो वो क्या कर देगा चल उसने 1 महीने बोला था वो कर देगा चल ठीक है भाई तू 1 महीने में नहीं दे पा रहा तो मेरे 3 महीने में दे दियो। और अगर उसने इंटरेस्ट कितना लगा रखा है 5% का इंटरेस्ट लगा रखा है तो 5% की जगह कितना कर देगा 3% कर देगा। मतलब कि आप लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर देते हो या तो उसका जो पेमेंट पीरियड है उसको आप क्या कर देते हो तो बढ़ा देते हो या फिर जो लोन का जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो घटा देते हो ताकि हम क्या कर सकें जो उस मनी को डूबने से बचा सकें ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें पूरी खबर है क्या। इससे पहले कि आरबीआई ने अनाउंस किया था रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस। इसमें क्या है जो लेंडर्स हैं मतलब कि जो पैसा उधार देते हैं जैसे बैंक्स हैं उनका जो उनको डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को वन टाइम पे क्या है डेप्ट को रिस्ट्रक्चर किया जाए ये हमने पढ़ा भी था ठीक है। आरबीआई ने इसके लिए कमनाथ कमेटी को सेटअप किया था जिन्होंने रिकमेंडेशन की थी किस तरह से आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स को किस तरह से आप मतलब कि फैक्टर कर सकते हो उसमें किस तरह से बदलाव कर सकते हो ताकि आप लोन्स को क्या कर सकते हो या डेप्ट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है जो कि कंपनीज या इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज़ की जाती है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से झेल रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि कहीं हमारी मनी का दिवाला नहीं निकल जाए तो उसको लोअर करने के लिए उस अफेक्ट को एड्रेस करने के लिए या अपने डेप्ट्स को रीनेगोशिएट करने के लिए वो क्या करते हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं ठीक है। इससे क्या है लेंडर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने जो रीपेमेंट टर्म्स हैं उनको चेंज कर सकता है मतलब जो मैंने उसको 5 साल में देनी थी अब वो 7 साल में दे सकता है फॉर देयर बोरर। और लेंडर क्या करते हैं या फिर क्या करते हैं उनको ताकि एक डिफॉल्टर्स का टैग ना दे सके ऑफ देयर अकाउंट एज अ नॉन परफॉर्मिंग लोन। देखो ये आपको भी पता है कि अगर कोई मनी विद इन 90 डेज नहीं मिलती ना ही उसका इंटरेस्ट अमाउंट ना ही प्रिंसिपल अमाउंट तो वो मनी क्या होती है एनपीए बन जाती है। देखो अगर अभी कोविड की वजह से इतना इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा कि कोई भी नहीं दे पा रहा अपने लोन तो उस मनी को एनपीए का टैग ना मिले और ना ही उस बोरोवर को आप एज अ डिफॉल्टर का टैग ना मिले तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की गई है ठीक है। अराउंड देखा गया है कोविड-19 की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर का नियर अबाउट 15.52 ट्रिलियन डॉलर जो लोन 15.52 ट्रिलियन रुपीज़ क्या है लोन्स के क्या है अंडर स्ट्रेस आए हैं। नाउ जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं वो रीस्ट्रक्चर करने में रिलक्टेंट शो कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी क्रेडिट रेटिंग को भी क्या है इम्पैक्ट करेगा। अब देखो किसी भी कंपनी की अगर क्रेडिट रेटिंग पुअर होंगी तो उनको कल को उधार देने में आपसे हाइयर कॉस्ट मतलब कि एक तो बहुत दिक्कत होगी और उनको ज़्यादा हाइयर कॉस्ट नहीं दी जाएगी। सपोज करो आपकी बैंक में मतलब कि आपकी निगाह ऐसे है सपोज करो आपने कभी देखा होगा अगर आपका बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छा होता है आपको इजीली क्या है पैसा लोन पे मिल जाता है ठीक है। लेकिन अगर किसी का बैंकिंग रिकॉर्ड पुअर है या फिर देखा गया होगा यार इन्होंने सही टाइम पे पैसा नहीं दिया तो उनको इजीली बोरोइंग नहीं मिलती। तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं कंपनीज इसलिए नहीं रिस्ट्रक्चर करना चाह रही क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो पुअर हो जाएंगी जिस वजह से क्या हमें आगे दिक्कत हो सकती है। लेंडर्स टिपिकली लुक्ड एट आइदर क्रेडिट रेटिंग और द क्रेडिट स्कोर ऑफ बोरर्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन द लोन एप्लीकेशन क्योंकि क्या जो भी लेंडर्स हैं जो भी पैसा उधार देते हैं वो हमेशा क्रेडिट कंपनी के क्रेडिट रेटिंग्स पे ही देखते हैं उनको पैसा उधार देने से पहले। अवेलिंग ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी थ्रू लेंडर्स इन इंडिया विल बी सीन एज डिफॉल्ट बाय इंटरनेशनल लेंडर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बोरो ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा जो इसमें न्यूज़ थी वो मैंने आपको पहले ही शॉर्ट में बता दी थी।
50 years of international aid world's richest countries owe $5.7 ट्रिलियन डेब्ट टू पुअर, सेज ऑक्सफैम। देखो गाइस, अभी क्या है, इंटरनेशनल एड का 50 साल हो गया। देखो इसके अंदर क्या है कि जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, इतना पैसा देंगे किनको, पुअरेस्ट कंट्रीज को। जरा हम देखते हैं, देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने 1970 में प्लेज ली थी, कसम की थी कि हम क्या करेंगे, अपनी इनकम का 0.7% पुअरेस्ट स्टेट्स को देंगे थ्रू अ यूएन रेजोल्यूशन। हाउएवर ऑक्सफैम रिपोर्ट ने ये देखा कि ओनली जो 5 कंट्रीज हैं, दैट इज द लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, इन्होंने ही क्या है अपनी 0.7% के टारगेट को पूरा किया। इसके अलावा क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस में जो डेवलप्ड कंट्रीज को, पुअरेस्ट कंट्रीज को पैसा देना था, उसमें वो डोनर्स क्या हैं, बिल्कुल कंप्लीटली फेल रहे हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर हमने SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ को, उस वर्ल्ड वाइड को अगर अचीव करना है तो हमें $3.9 का फाइनेंशियल गैप देखने को मिला है। इंटरनेशनल एड का मतलब यही है कि कोई भी अगर असिस्टेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी फॉर्म में बाय वन कंट्री टू, या फिर कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, कोई भी किसी काइंड ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करे टू एनी अदर कंट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉमनली प्रोवाइडेड एज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका एम यही है ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें और हमारे जो पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। जैसे फाइट अगेंस्ट किलर डिजीजेज इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब हम जो लोएस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको हम फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे जो इतनी डिजीजेज चल रहे हैं उनको एलिमिनेट कर सके। स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम, तो इस सब में क्या है, इनको डेवलप करने के लिए जो भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। देखो इससे क्या है, ऑफकोर्स अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी पुअरेस्ट कंट्री को पैसा दे रहे हैं, तो इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट ताकि हम फ्यूचर में चेंज लेके आ सकें और वहाँ के सिटीजन्स को हम सपोर्ट कर सकें टू होल्ड गवर्नमेंट टू अकाउंट एंड टू चैलेंज ऑपरेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन। अभी इशू क्या है, जो ये इंटरनेशनल एड देती है उसका इशू क्या है, देखो जो मोस्टली एड है, देखो करप्शन हर जगह है, चाहे नेशनल लेवल पे देखो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देखो, जो भी एड है वो एक्चुअली में पुअरेस्ट कंट्री तक जाती नहीं है, या पुअरेस्ट कंट्री तक जाती भी है तो मतलब कि जो उनकी सरकार है वही खा जाती है, जिनको एक्चुअली में चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक है, मोस्ट एड डज नॉट एक्चुअली गो टू द पुअरेस्ट हु वुड नोट इट द मोस्ट, जिनको चाहिए था एक्चुअली वहाँ तक पहुँचता नहीं है। रिच नेशंस क्या करते हैं, फिर या तो कोई शर्त लगा देते हैं कि अगर हम आपको पैसा तभी देंगे, जैसे आप देखो 1991 के बाद क्या हुआ था, IMF ने हमें हेल्प करने के लिए एग्री कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि पहले आपको अपनी मार्केट को ओपन करना होगा। ठीक है, तो रिच कंट्री क्या बोलते हैं पुअर कंट्री को कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को आपकी मार्केट में बेच सकें। उनको क्या मिलता है, एक तरह से अपनी मार्केट मिल जाती है। ठीक है, तो यही होता है, रिच नेशंस क्या करते हैं, जो पुअर कंट्रीज की जो मार्केट को क्या करते हैं, एक तरह का अपना एक मार्केट समझ लेते हैं, जिस वजह से वहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल भी हमने एक ऑक्सफैम से रिलेटेड एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो आप ये याद रखना। आगे करते हैं, गवर्नमेंट में रिविजिट ओवरसीज सोवरेन बोरिंग आइडिया इन 2021 बजट। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस अभी आपको पता है जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है मैक्सिमम डोमेस्टिक बोरिंग्स ही लेती है, ओवरसीज बोरिंग इंडिया में बहुत कम है, जो सोवरेन बोरिंग्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो इंडिया यही बात कर रहा है कि अभी हम 2021 का जब बजट बनाएंगे तो उसमें हम ये जो ख्याल है हमारा कि हमें सोवरेन से मतलब कि सोवरेन बोरिंग्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर हम रीथिंक करेंगे। वी विल रिविजिट दिस आइडिया, द आइडिया इज बीइंग रिवाइव, ताकि हम गवर्नमेंट की बोरिंग को कम कर सके। देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उधार मिलेगा, आप तो लोगे, लेकिन इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो तो बढ़ेगा ही ना। तो इसका मतलब यही है कि हम गवर्नमेंट की बोरिंग्स को लोअर करने के लिए, या फिर देखो जो ओवरसीज अगर आप सोवरेन मनी है वो आपको ईजिली मिल जाती है, क्योंकि वहाँ का जो चीप होता है, वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो चीप होता है। तो इससे क्या हम गवर्नमेंट का जो लार्जर डेप्ट रेजिंग है उसको इंक्रीज ना होने दें एक लिमिट से ज़्यादा। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या हम 2021 के बजट में अपने इस प्लान को एक बार दोबारा देखेंगे। पहले इस आइडिया को हमने डिस्कस किया था 2019 के 20 के बजट स्पीच में। प्रेजेंटली जो इंडिया गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक मार्केट से सबसे ज़्यादा बोरो करती है और उस फंड को कहाँ यूज़ करती है, सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में। ये जो हैविली देखो ऑफकोर्स जब हमारी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स होती है तो प्राइवेट सेक्टर क्या है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों, अब देखो मेरे पास सपोज करो आपने मेरे से ही मैं पैसा उधार लिया और मैं खुद ही उधारी में हूँ, मैं खुद ही कर्जे में हूँ, तो अभी क्या मुझे अपना कर्जा देना है। अगर मैं आपको पैसा उधार पे दूंगी तो मैं ये सोचूंगी ना मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट खाऊं, तो मैं क्या करूंगी, जो मैं नॉर्मली आपको 5% इंटरेस्ट लगा सकती थी मैंने कितना करवाऊंगी आपके 8% लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं सोचूंगी यार इससे मैं पैसा क्या करूंगी, जो मेरा इंटरेस्ट का पैसा होगा उससे मैं अपना उधार चुका दूंगी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की भी बोरिंग ज़्यादा होती है तो प्राइवेट कंपनीज भी क्या वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कल को मुझे गवर्नमेंट से कोई लोन चाहिए होगा
तो वो मुझे हायर इंटरेस्ट पे देगी, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउड आउट होता है, मतलब कि वहाँ से इन्वेस्ट करने से क्या है, मतलब कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उल्टा वहाँ से भागते हैं। गवर्नमेंट जो एक्सटर्नल मार्केट से बोरो करती है, आइदर बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड या तो सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है। दो तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सटर्नल मार्केट से बोरो करती है, क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है या फिर सॉवरेन बॉन्ड इशू करती है। सॉवरेन बॉन्ड उस तरह का गवर्नमेंट का बॉन्ड है जिसमें वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करूंगी जो पीरियोडिकली होती है, और जब उसका रीपेमेंट का एंटायर टाइम आएगा वो भी मैं करूंगा। इंडिया का जो सोवरेन एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी है वो बहुत कम है, ओनली 5% है, जो लोएस्ट है ग्लोबली। मैंने आपको भी बताया कि इंडिया क्या है, सोवरेन बॉन्ड बहुत कम इशू करता है, इसलिए क्या है इंडिया का सबसे ग्लोबली क्या है, कम है, ठीक है। बेनिफिट क्या है ओवरसीज, अगर हम बाहर से सोवरेन बोरिंग लें, इसका बेनिफिट क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, वहाँ पे क्या है, मैंने आपको अभी बताया वो चीपेस्ट मिलेंगे क्योंकि आपको लोअर इंटरेस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया, इट सेट्स द लोएस्ट पॉसिबल बेंचमार्क फॉर इंडियन बोरोवर्स। इसके अलावा क्या प्राइवेट सेक्टर को हेल्प मिलेगी कि वो डोमेस्टिक क्रेडिट को ईजिली अवेल कर सकें, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा क्या है, देखो अभी आपको पता है ईस्ट इंडियन कंपनी जैसे हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, अब ज़्यादा अगर हम बाहर से बोरिंग ले लेंगे, कल को क्या है हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उस पर खतरा हो सकता है। इट में एक्सपोज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम टू ग्लोबल वर्नरेबिलिटी। इसके अलावा क्या हमारे इंपोर्ट्स चीपर बन सकते हैं और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा सोवरेन बॉन्ड होते क्या हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट है, हमने हर एक चीज़ इसको डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ पे, छोटी छोटी न्यूज़ पे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये आपने पढ़ा भी होगी न्यूज़ में। अभी क्या आपको पता है पीएम स्वनिधि स्कीम जून 2020 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका लाइवलीहुड कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, उनको हम एक अफोर्डेबल एक लोन प्रोवाइड कर सकें जिससे वो अपना जो सेटअप है वो दोबारा रीस्टार्ट कर सके। इस स्कीम के अंदर क्या हम वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन देंगे जो उनको पर मंथ क्या रीपे करना होगा इन द मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका बेनिफिट का टारगेट ये था कि नियर अबाउट 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो इस स्कीम का फायदा उठा सके। तो अभी रिसेंटली क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने इस पर फर्स्ट रैंक अचीव किया जिसने सबसे ज़्यादा लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अंडर दिस स्कीम। इंडस्ट्री 4 टेक्नोलॉजी, तो कैसे आपको पता है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के भी फेज हैं। इंडस्ट्री जो फर्स्ट रिवोल्यूशन आया था उसका एम क्या था, ह्यूमन प्रोडक्टिव को इंक्रीज करना, जो 18th सेंचुरी में आया था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था मास प्रोडक्शन, जो 19th सेंचुरी में आया था। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पार्शली ऑटोमेटिक मशीन्स को लेकर आया था, जो 1970s में आया था। रिसेंटली क्या आईआईटी खड़गपुर और टीसीएस ने ज्वाइंटली क्या इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4 की जो टेक्नोलॉजी को सेटअप किया, जो क्या करेगी फैक्ट्री के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4 का मतलब क्या है, ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में एक न्यू फेज आएगा जिसका फोकस मेनली कहाँ पे होएगा, इंटरकनेक्टिविटी पे, ऑटोमेशन में, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा में। आगे बढ़ते हैं हम अपना यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो ये आपको सबको पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं, उनको कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना हो, कुछ भी परचेज करना हो आइदर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप पोर्टल है टू प्रोवाइड ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू। ये किसके अंडर ऑपरेट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अभी क्या है, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इन्होंने अपना वर्क है वो स्टार्ट किया टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ एक ये यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम को क्रिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस को इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ, ताकि हम क्या कर सके, जो भी एंटायर जो पब्लिक गुड्स या सर्विसेज का परचेज होता है उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सके, कंसोलिडेट कर सकें। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, देखो वर्ल्ड पोलियो डे बनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर को। ये इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, रोटरी इंटरनेशनल। देखो आपको पता होगा रोटरी क्लब्स आपकी हर सबकी सिटीज़ में होता होंगे। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बर्थ किनका, जोनस साल क्या है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा सके। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किया था अगेंस्ट पोलियो, ठीक है। देखो जिसने आज कोरोना का वैक्सीन डेवलप कर दिया ना, फिर उसके एंड बाद में जाके उनका भी डे बनेगा। देखना पोलिक वायरल डिजीज है, आपको पता ही है, जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था जनवरी 2014 में, हम पढ़ते रहते हैं। आफ्टर दैट 3 years of जीरो केसेस। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी क्या है, वाइल्ड पोलियो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। मेनली जो वाइल्ड पोलियो टाइप 1 है वही एग्जिस्ट करता है। ओक्साका क्या अभी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में अपने एक रीजन है उनको रेफर किया, दैट इज द ओक्साका, जो मैक्सिको रीजन है। देखो जो वहाँ की खादी है ओक्साका, वो एक क्या है, फार्म से गारमेंट बनता है, मतलब कि जिसमें नियर अबाउट 400 फैमिलीज क्या है इन्वॉल्व हैं, जो क्या करती हैं उसी की वजह से लाइव करती हैं, वर्क करती हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग पे, होम सीट में ओक्साका रीजन ऑफ साउथर्न मैक्सिको। इंटीग्रेटेड पैक्ट क्या है, देखो गाइस अभी क्या है,
इंटीग्रेटिव पैक्ट है क्या, इसमें क्या है देखो, सपोज करो, एक सेकेंड, सपोज करो कोई एग्रीमेंट हो रहा है, सपोज करो लाइक ए है, ये कंपनी है, इससे कुछ खरीद रहा है, मतलब बायर जो भी बिडर है जो बेच रहा है और जो बायर जो खरीद रहा है, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को क्या करेंगे हम मॉनिटर करेंगे ताकि कोई भी करप्ट एक्टिविटी वहाँ पे ना हो सके। ठीक है, इस पैक्ट का एम यही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इक्विटी और कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। सीबीसी कमीशन आपको पता ही होगा, इसने भी अमेंड किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, ताकि हम क्या कर सकें, इंटीग्रेटेड पैक्ट को अचीव अडॉप्ट कर सकें इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी। सिंपल है, आप कोई भी सेल एंड परचेज हो रहा है उसमें कुछ करप्शन ना हो, उसको मॉनिटर करेगा ये इंटीग्रेटेड पैक्ट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, पीएम ने भी क्या किया, कुछ की प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट किया गुजरात में। हम देख लेते हैं क्या की प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले किसान सूर्योदय योजना, इसका एम क्या है, ये डे टाइम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा फॉर इरिगेशन टू फार्मर। इसके अलावा क्या, गिरनार रोपवे इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये 2.3 किलोमीटर की गिरनार रोपवे है, एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे है। माउंट गिरनार क्या है, एक मेजर पिलग्रिम साइट है, यहाँ पे अंबा टेम्पल है, दात्रेय श्राइन है और कुछ हिंदू और जैन के टेम्पल्स भी हैं। येलो डस्ट लास्ट न्यूज़ है, अभी क्या है, नॉर्थ कोरिया की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने सिटीजन्स को बोला है कि आप अपने घर के अंदर ही रहो, ताकि जो येलो डस्ट जो मेनली चाइना से ब्लो होके आती है उससे आप बच सको, उसके कॉन्टेक्ट में ना आ सको। देखो येलो डस्ट होता क्या है एक्चुअली, क्या चाइना और मंगोलिया के कुछ डेजर्ट्स में से क्या है, जब वहाँ पे काफ़ी तेज हवा चलती है तो वहाँ से क्या है, नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों में आ जाते हैं ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड्स एवरी ईयर। जैसे हमारे लोकल्स अटैक होता है हर साल के कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, उसी तरह के वहाँ पे चाइना और मंगोल के डेजर्ट से क्या कुछ येलो डस्ट आती है। अब इस सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल है ह्यूमन्स के लिए, किस तरह से, क्योंकि ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में मिक्स होके, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट में मिक्स होके काफ़ी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोज कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स फिनिश हो गए हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई भी प्रॉब्लम हो डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।